सपनों किसी से टूटे दुख की दरार से चाह के भी निकले ना मन मझधार से। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कविताज आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस टॉप रिजल्टिंग इंस्टीट्यूशन में। ठीक है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। पार्ट 1 में हम बताए थे, उसको पहले आप एक बार फिर से देख लीजिए। तो हम क्या बताए थे बच्चों, नीचे लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। राष्ट्रवाद का डिफिनेशन, ठीक है ना। जो विचारधारा किसी राष्ट्र में या किसी देश में सदस्यों के बीच प्रेम लगाव का भाव स्पष्ट करता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। समझिए ना। राष्ट्रवाद यानी एक ऐसी भावना है जिसमें लोग अपने देश के प्रति सोचते हैं, राजा के प्रति नहीं। राष्ट्रवाद से पहले राजा से प्रेम लोग करते थे, लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ होगा और राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुआ होगा, किस देश से हुआ होगा, वो सारी घटनाओं का चर्चा हम करेंगे। ठीक है ना, फर्स्ट चैप्टर में। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला टॉपिक क्या है बच्चा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक है ना। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, किस घटना से हुआ, किस क्रांति से हुआ। क्रांति मतलब बदलाव, ठीक है ना। तो समझिएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय 19वीं सदी के मध्य तक यूरोपीय देशों का रूप वैसा नहीं था जैसा कि आज है। विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग वंश के लोग राज करते थे। बाबू 19वीं सदी में यूरोप के जितने भी कंट्री थे, फ्रांस हो गए, इटली हो गया, ब्रिटेन हो गया, वह उसका वैसा स्थिति नहीं था जैसा कि आज है। उसमें क्या होता था कि यूरोपीय कंट्री में जो भी देश है, जैसे कि फ्रांस है, ठीक है, तो फ्रांस में किसी और वंश का शासन होता था, वहाँ के राजा कोई और होते थे। इटली है तो वहाँ के राजा कोई और होते थे। बात समझिए ना, मतलब जगह जगह बांटा गया था, इस जगह के राजा हम हैं। अब देखिए, ये कंट्री है, ठीक है, समझिएगा, कंट्री है। तो कंट्री में यहाँ पर बांट दिया गया था क्या कि यहाँ से यहाँ तक शासन हम करेंगे, यहाँ से यहाँ तक शासन उसका रहेगा, यहाँ से यहाँ तक शासन उसका रहेगा। यानी 10, 20 गो, 50 गो, मतलब एक समूह अपना बना के और शासन करता था। समझिए ना। वहाँ हर एक वंश अपना हक जमाने के पीछे लगा हुआ रहता था। कहाँ पर, यूरोप में। कब, 19वीं सदी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है ना। फिर क्या है, इन इलाकों में राजतंत्र का शासन हुआ करता था, और जितना भी 19वीं सदी में जितना भी इलाका था वहां पे शासन कौन करता था, राजा करता था। समझिए ना, शासन किसका होता था बच्चों, राजा का शासन हुआ करता था। कहाँ पे, यूरोप में। यूरोप के जो भी कंट्री है वहां पे 19वीं सदी की बात किया जा रहा है, तो वहां पे शासन किसका हुआ करता था, राजा का। उस समय लोग अपने देश से प्रेम नहीं करते थे, राजा के प्रति प्रेम का भाव स्पष्ट करते थे और राजा से भी प्रेम करते थे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट क्या है, उस काल में कई ऐसे परिवर्तन हुए जिनके कारण समाज में बदलाव हुए। उस समय कई ऐसे परिवर्तन हुए जिसके कारण समाज में क्या हुआ, आगे चलकर बदलाव किए गए। समाज में आए इन परिवर्तनों ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। और जो परिवर्तन 19वीं सदी में आया था यूरोप में, यूरोप के जितने भी देश या जितने भी इलाका में जो परिवर्तन आया था, वो लोगों में किस भावना का उदय करवाया, राष्ट्रवाद की भावना का उदय करवाया। यानी लोगों को एक साथ जब पहचान दिया, एक साथ मिलकर रहिए और प्रेम किससे कीजिए, राजा से नहीं, देश से प्रेम कीजिए। देश से प्रेम करना या देश के प्रति प्रेम का भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये सारा पॉइंट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नोट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नए राष्ट्रों की निर्माण की प्रक्रिया 1789 में शुरू हो गई थी। अब नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई थी बच्चों, 1789 में, ठीक है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी क्या कीजिए, नोट कीजिएगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू किया गया था, 1789 में शुरू किया गया था, ठीक है ना। यहाँ तक नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से और पढ़िएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लेकिन किसी भी नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपने जड़ जमाने में लगभग 100 वर्ष का समय लग गया था। ठीक है, कोई भी नई विचारधारा आता है
तो उसको हम लोग लागू करते हैं या उसको अपनी जो विचारधारा है उसको अपनी जड़ जमाने में तो समय लगता ही है। उसी तरह राष्ट्रवाद को भी अपने जड़ जमाने में लगभग 100 साल का समय लग गया था। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा या आपसे कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नई विचारधारा की तरह राष्ट्रवाद को भी अपनी जड़ जमाने में कितने साल का समय लगा था, तो 100 साल का समय लगा था। इसको आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इस लंबी प्रक्रिया के अंतर्गत चरण में फ्रांस का एक प्रजातांत्रिक देश के रूप में गठन हुआ। इस लंबी प्रक्रिया के अंतिम चरण में, सबसे अंतिम चरण में फ्रांस एक प्रजातांत्रिक, फ्रांस कैसा बन गया, प्रजातांत्रिक यानी कि लोकतांत्रिक देश के रूप में सभी के सामने आया। समझ गए ना, लोकतांत्रिक देश के रूप में फ्रांस का क्या हुआ, गठन हुआ। ठीक है मेरे बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उसके बाद यह सिलसिला यूरोप के कई अन्य देशों में चलने लगे। सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ पर हुई थी, फ्रांस में। तो फ्रांस के देखते देखते अगल बगल के जितने भी यूरोप के कंट्री थे, फ्रांस के जो सटे हुए थे या यूरोप में जितने भी कंट्री थे, वहाँ पर भी देश राष्ट्रवाद की भावना का उदय होना शुरू हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होने की प्रक्रिया चालू होने लगा था। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 20वीं सदी की शुरुआत आते आते विश्व के कई हिस्सों में आधुनिक प्रजातंत्र की स्थापना हो गई थी। यानी कि जो लोकतंत्र आज हम लोग देख रहे हैं उसकी शुरुआत कब से हो गई थी, 20वीं सदी के शुरुआत में। 20वीं सदी के आते आते ही यूरोप के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन शुरू हो गया था, लोकतांत्रिक शासन शुरू हो गया था। ठीक है ना। तो इसी के साथ आज का टॉपिक होता है समाप्त, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ ये आप लोग समझ गए, अच्छे से समझ गए तो नोट कर लीजिएगा। और देखिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक बच्चे मेरी वीडियो को देख सकें, तो हम और भी डीपली और भी बढ़िया से इस पर पढ़ाएं और आप लोग अच्छे से नोट कर पाए। समझिए ना। इसी के साथ आज का वीडियो की करते हैं समाप्ति। जय श्री राम, जय जय बजरंग बली। ठीक है बच्चों।